हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है बहुत ही अहम और ख़ास होने वाला है। तो से किस तरह क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे सवाल आएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं में से सवालों में से आते हैं और ऐसे ही कुछ सवाल वहाँ पर किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अहम चैप्टर होने वाला है और बहुत ही अहम क्लास जो होने वाला है, तो इस क्लास को अपने ही तक ना रखें, अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने साथी अहबाब दोस्तों अकारीब तक ज़रूर इसे शेयर कर दें ताकि इस चैप्टर से वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए, बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं सवालों को और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हजरात नए हैं ज़रूर बेल आइकन दबा दें, शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर एक सवाल नंबर एक में पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन से कवायद पढ़ाने का सबसे मौसर तरीका है। यानी कि दर्ज झेल में से कौन से कवायद पढ़ाने का सबसे मौसर तरीका है। ऑप्शन अलिफ, मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। ऑप्शन बा, मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस। ऑप्शन जिम, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। ऑप्शन दाल, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस। तो साथियों, सवाल नंबर एक जो है कि दर्ज झेल में से कौन से कवायद पढ़ाने का सबसे मौसर तरीका, यानी कि सबसे असरदार, सबसे मुस्तफ़ीज़, सबसे मुफीद तरीका जो है वो कौन सी है। तो हमारा यहाँ पर कवायद पढ़ाने का सबसे मौसर तरीका जो होता है वो कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस होती है। तो ऑप्शन दाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर एक का, क्योंकि यही तरीका जो है कवायद पढ़ाने का सबसे मौसर तरीका होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर दो में पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल हरूफ की पहचान करें। मुंदरजा झेल हरूफ की पहचान करें, यानी कि हरूफ जो होते हैं उनकी पहचान करें कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो हरूफ में शामिल है। ऑप्शन अलिफ, इसमें आला। ऑप्शन बा, मौजू। ऑप्शन जिम, अत्फ। ऑप्शन दाल, मुस्तकबिल। तो दोस्तों, ये ग्रामर से क्वेश्चन किया गया है कि ग्रामर से क्वेश्चन है कि हुरूफ की पहचान करें। तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप जानते हो उन हजरात के लिए बहुत ही आसान सवाल है जो ग्रामर के लिए पढ़े हो या ग्रामर पढ़े हो, जानते हो उनके बारे में। तो दोस्तों, हुरूफ ये इसम है, इसमें आला तो इसम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें आला मतलब इसम है, इसम की किस्मों में से मौजू। तो मौजू दोस्तों, ये मौजू भी नहीं हो सकता, क्योंकि मौजू जो है ये लफ्ज़ की किस्मों में से आता है। याद रखेंगे आप कि मौजू जो है लफ्ज़ की किस्मों में से आता है। ये पहला ये है, और एक दूसरा जो होता है लफ्ज़ की दूसरा किस्म जो होता है वो मुहमल होता है, जिसे हम कहते हैं मुहमल। और इसका मतलब होता है, मुहमल का मतलब होता है कि ऐसा माना जो समझ में ना है ना। लफ्ज़ जब आवाज़ निकलती है इंसान के मुंह से, जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ की दो किस्में हैं, पहला मौजू जिसका कोई माना हो, और दूसरा जो है मुहमल जिसका कोई माना ना हो। तो ये भी नहीं हो सकता है, मौजू भी नहीं होगा। मुस्तकबिल भी नहीं होगा, क्योंकि ये फेल की किस्मों में से है। किसकी किस्म में से? ये फेल की किस्म में से है कि फेल माजी गुजरा हुआ ज़माना, फेल हाल जो ज़माना हाजिर को कहते हैं, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में। और मुस्तकबिल जो है ये आने वाले ज़माने को कहते हैं। तो मुस्तकबिल भी हो नहीं सकता। तो बचा ऑप्शन जिम। तो हमारा ऑप्शन जिम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का, क्योंकि अत्फ जो है, हरूफ अत्फ दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए आते हैं, बीच में जोड़ा जाते हैं। ठीक है, ये अत्फ जो है ये दो जुमलों को बीच में मिलाने के लिए आते हैं। तो हरूफ अत्फ, यही ऑप्शन जिम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मुंदरजा झेल हरूफ की पहचान करें तो यही हरूफ अत्फ जो है हरूफ है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है। समाजी तामुल का, ठीक है, समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है, यानी कि इसके कहने वाले, इनसे मिले जुले, इनसे जुड़े हुए कौन हैं, इनका संबंध समाजी तामुल से किससे है संबंध। ऑप्शन अलिफ, कोहलबर्ग से। ऑप्शन बा, पाणिनी से। ऑप्शन जिम, वाइगोस्की का है। ऑप्शन दाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ जो है ये वाइगोस्की से है। ये वाइगोस्की से ताल्लुक़ है। ठीक है, ये वाइगोस्की जो है ये समाजी तामुल से ताल्लुक़ रखते थे, उनसे वो उनका मतलब मिलान रहता था। ठीक है,
ये इन्हीं के बारे में, समाजी तामुली के बारे में बात किया करते थे और उनके बारे में रिसर्च किया करते थे। तो ऑप्शन जी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। चलिए सवाल नंबर 4 को देख लें। सवाल नंबर 4 इसमें पूछा गया दोस्तों कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कहाँ कायम की गई, वाज़ेह करें। ये नफ्सियात जो है, नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कहाँ कायम की गई, वाज़ेह करें। ऑप्शन अलिफ जर्मनी में, ऑप्शन बा बरतानिया में, ऑप्शन जिम चीन में, ऑप्शन दाल जापान में। तो साथ ही सवाल नंबर 4 जो है बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप इसके बारे में जानते हो, या उन हजरात के लिए आसान है जो हजरात जानते हो कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह है। नफ्सियात मतलब कि इंसानी फितरत, रवैया, बोलचाल या उनके अंदर तब्दीलियाँ जो होती हैं, डेवलपमेंट होते हैं। जैसे बच्चों में 2 साल के बच्चे होते हैं तो उसमें क्या क्या खासियत होती है, उनमें क्या मतलब विचारधारा रहता है। और फिर 25 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं, ठीक है, यंग होते हैं जो, तो उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ जाती है, उनकी सोच में क्या बदलाव आते हैं। तो उसी के बारे में नफ्सियात मतलब नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कहाँ कायम की गई, यानी कि तजर्बागाह यानी कि रिसर्च गाह, ठीक है, कहाँ कायम की गई। ऑप्शन अलिफ जर्मनी में, ऑप्शन बा बरतानिया में, ऑप्शन जिम चीन में, ऑप्शन दाल जापान में। तो साथ ही सवाल नंबर 4 का जो है बहुत ही आसान सवाल है कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह जो कायम हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। जर्मनी में हुई थी, और ये जर्मनी में हुई थी। तो ये कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको कि 1879, ठीक है, 1879 ईस्वी में ये कायम हुई थी जर्मनी में। तो ऑप्शन अलिफ बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह किस सन ईस्वी में कायम हुई। वो बहुत आसान सवाल है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि नफ्सियात की पहली तजर्बागाह जर्मनी में कायम हुई, ठीक है, ये ऊपर ही गुजरा कि जर्मनी में कायम हुई, और ये 1879 में, ठीक है, 1879 में कायम हुई। तो ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 इसमें पूछा जा रहा है कि जिससे फेल सादिर हो उसे क्या कहते हैं। जिससे फेल सादिर हो, सादिर होना मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है, निकलना, जिससे फेल निकले, निकलना, या तो मतलब कि और कह सकते हैं कि सादिर होना यानी कि फेल का मतलब कि वाज़े होना, फेल का वाज़े होना यानी कि काम जो है, फेल का वाज़े होना मतलब कि हाँ इसके द्वारा फेल वाज़े हो रहा है, यानी कि जिससे फेल वाज़े हो, जिससे फेल का पता चले कि हाँ इस शख्स ने ये काम किया है, उसको सादिर कहते हैं। सादिर होना मतलब पता चले कि हाँ फलाने ने ये काम किया है। तो जिससे फेल सादिर हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन अलिफ मस्दर, ऑप्शन बा मफऊल, ऑप्शन जिम फ़ाइल, ऑप्शन दाल लफ्ज़। तो दोस्तों मैं आपको भी जो बताया कि जिससे फेल निकलता हो, जिससे फेल वाज़े होता है, हाईलाइट होता है कि हाँ इससे फेल हो रहा है, यानी कि इस फेल को करने वाला ये शख्स है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कहते किसे हैं जिससे फेल सादिर हो। तो दोस्तों मस्दर तो हो ही नहीं सकता, मस्दर को हम कहेंगे नहीं, ठीक है, क्यों मस्दर से ही फेल निकलते हैं, करना, आना, जाना, है ना। मस्दर उसी को कहते हैं जिसके लास्ट में ना लगा हो, जैसे कि खाना पीना, खेलना, दौड़ना वगैरह वगैरह। और मफऊल, तो मफऊल भी नहीं कह सकते कि मफऊल जो है ये जिस पर फेल वाक़े हो। ये मफऊल जो होता है जिस पर जो है फेल वाक़े हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसमें अंदर फ़र्क है। इससे फेल निकलना होता है, इसको कहते हैं फेल निकलना, यानी कि फेल का वाज़े होना। इसको कहते हैं मफऊल, मतलब जिस पर फेल वाक़े हो, यानी कि जिस पर काम का असर पड़े, ठीक है, जिस पर हम काम करते हैं उस पर। लफ्ज़ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लफ्ज़ इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे कि पानी, दरिया, पहाड़ वगैरह। तो फ़ाइल बचा, तो ऑप्शन जी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि फ़ाइल मतलब करने वाला। जैसे इसी तरह हम फ़ाइल के वज़न पर ले लें, कातिल कत्ल करने वाला, है ना, फिर आलिम इल्म वाला, जानने वाला, है ना, फिर कादिर कुदरत वाला। जैसे रब ताला जो कादिर है, कादिर कय्यूम है, तो कादिर मतलब कुदरत वाला, ताकत वाला, है ना, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। तो ऑप्शन जी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। चलिए सवाल नंबर 7 को देख लें। सवाल नंबर 7 इसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि दर्ज सई का दुरुस्त माना वाज़ेह करें। सई का छोटी सी से, ठीक है, सई का दुरुस्त माना वाज़ेह करें कि सई मतलब क्या होता है। ऑप्शन अलिफ मेहनत, ऑप्शन बा कोशिश, ऑप्शन जिम राहत, ऑप्शन दाल चाहत। तो साथियों सवाल नंबर 7 है बहुत ही आसान सवाल है, तो बच्चे का आने वाला सवाल है कि सई मतलब क्या होती है। कि मैंने बगदाद जाने की बहुत सई की लेकिन ना जा सका, ठीक है, फिर हमने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की बहुत सई की
लेकिन अच्छे नंबरात हम ना उठा पाए। तो दोस्तों साई मतलब कोशिश करना, क्या कहते हैं, लाख जतन कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना, साई करना मतलब कोशिश करना। तो ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए सवाल नंबर 8 को देख लें। सवाल नंबर 8 इसमें पूछा गया था दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं। ये देखिए मकासिद में शामिल नहीं, नेगेटिव, ठीक है। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं, हम इसकी भी बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि शामिल नहीं, तो सभी सवाल सही होंगे, लेकिन ये पूछा क्या है, नहीं, नेगेटिव के बारे में, कि मबनी के बारे में, कि इस पर मतलब कि वो नहीं है, ठीक है। तो दर्ज झेल में से दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं। ऑप्शन अलिफ मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, ऑप्शन बा समझकर पढ़ने की सलाहियत, ऑप्शन जी कोशिश से ख़यालात का इजहार, ऑप्शन दाल जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का जो पूछा गया कि दर्ज झेल ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं, तो देखिए ये तीनों तो शामिल लग रहे हैं कि समझकर पढ़ने की सलाहियत, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब कि किसी चीज़ का मुताला कर रहे हैं, तो हम पर लाजिम आता है कि उसे समझे भी और पढ़ने की सलाहियत, ठीक है, समझकर पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए। ऑप्शन जिम जो है कोशिश से ख़यालात का इजहार, तो कोशिश से ख़यालात का इजहार मतलब कोशिश करेंगे तभी तो हमारे ख़याल का इजहार होगा कि हाँ हम किस तरह की कोशिश किए और कितना कोशिश करनी चाहिए, कितना नहीं करनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन दाल जो है जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, इसमें तो महारत होनी चाहिए कि जो कुछ सुन रहा है इंसान उसको समझ भी तो रहा है कि हाँ अगला इंसान बोलना क्या चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, या वो किस तरह से हमको बताना चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है जो हम उस पर हम अमल करें, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है, तो मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, तो ऑप्शन अलिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वे शामिल नहीं है, ठीक है। मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना ये ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं, तो ऑप्शन अलिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया दोस्तों कि नफ्सियात की पहली तजर्बा गाह जर्मनी 1879 ईस्वी में किसने कायम की, वाज़ेह करें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कि नफ्सियात की जब पहली तजर्बा गाह जर्मनी में तो हुई थी, पता है जर्मनी में, और 1879 में जो हुई, ठीक है, ये भी पता है, लेकिन किसने कायम की, किसने, है ना, किसके द्वारा ये कायम हुआ। ऑप्शन अलिफ वाइगोस्की, ऑप्शन बा विल्हेम वॉन्ट, ऑप्शन जी जेम्स, ऑप्शन दाल अल्फ्रेड एडलर, ठीक है, अल्फ्रेड एडलर। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 जो है बहुत ही आसान सवाल है, अगर जिन हज़रात को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि नफ्सियात की पहली तजर्बा का जर्मनी में 1879 ईस्वी में जो कायम हुई वो किसके द्वारा, किसके हाथों से कायम हुई, ठीक है, किसने कायम की। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि नफ्सियात की जो पहली तजर्बा का कायम हुई वो विल्हेम वॉन्ट जो है इन्होंने ही कायम की थी, विल्हेम वॉन्ट ने ही कायम की थी जर्मनी में, तो ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 9 का। चलिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया दोस्तों कि हिंदुस्तान के संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं। ओह, ये तो संविधान से पूछ दिया कि हिंदुस्तान के संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है। कितना है भाई, ऑप्शन अलिफ 5, 7, 6, 10, कितने हैं कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो कुल मौलिक अधिकार ये 6 हैं, कुल मौलिक अधिकार जो है वो 6 है, तो ऑप्शन जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। आगे देखें सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल कौन सा फेले माजी की किस्म में शामिल नहीं, कौन सा फेल जो है इनमें से जो फेले माजी की किस्मों में शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल है वो तो होता ही है, लेकिन फेले माजी की किस्मों में शामिल नहीं है। ऑप्शन अलिफ फेले नातमाम, फेले अम्र, फेले इस्तिमरारी, फेले माजी। तो दोस्तों फेले माजी ही के पूछी जा रहा है, तो फेले माजी तो हो ही नहीं सकता, इसको पहले काट लें। अब इन्हीं तीनों में से लड़ते हैं, ठीक है, इन्हीं तीनों में से हम देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सही होता है, कि कौन सा फेल जो है फेले माजी की किस्मों में नहीं आता है। तो फेले नातमाम तो आता ही है, फेले नातमाम उसको कहते हैं जो मतलब गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का लगातार होते रहना, कि वो जाता रहता था, ठीक है, वो खाता था, तो इस तरह करके वो खाया था नहीं बल्कि वो खाता था, मतलब ये काम का लगातार को वाज़ेह करता है फेले नातमाम, तो ये हो नहीं सकता, ये तो शामिल ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या कि शामिल नहीं है फेले अम्र और फेले इस्तिमरारी। तो फेले इस्तिमरारी जो है इसी का दूसरा नाम है दोस्तों, ठीक है, फेले नातमाम का दूसरा नाम फेले इस्तिमरारी है, यानी कि फेले नातमाम
ऐसा काम जिसमें नामुकम्मल हुआ हो कोई काम का पता चले। तो फ़ेल नातमाम और इस्तिमरारी दोनों एक ही हैं, तो ये हो नहीं सकता। तो बचा बीच में फ़ेल अम्र, तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही सवाल नंबर 11 का, क्योंकि फ़ेल अम्र जो है ये किसी को हुक्म दिया जाता है कि आप पढ़ें, आप लिखें, आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, है ना, आप वहाँ जाओ, आप पानी लाओ, तो इस तरह करके कोई हुक्म देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ़ेल अम्र कहते हैं। तो ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये फ़ेल अम्र फ़ेल माजी की किस्मों में नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल की किस्मों में से शायद आ जाएंगे। ठीक है, चलें सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 इससे पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल फ़ेल माजी की कितनी किस्में निशानदही करें। ठीक है, फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है, 5, 7, 10, 6। तो दोस्तों फ़ेल माजी की मात्र 6 किस्में हैं। ठीक है, फ़ेल माजी की कितनी किस्में, फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। तो ऑप्शन दाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही सवाल नंबर 12 का, क्योंकि फ़ेल माजी के कौन कौन सी हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी इस्तिमरारी यानी कि माजी ना तमाम उसी को है, और फाजी फिर माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। चलिए आगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं। ठीक है, मुंदरजा झेल कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं। ठीक है, ऑप्शन अलिफ टेक्नोलॉजी के उसूल, ऑप्शन बा दरसियात के उसूल, ऑप्शन जिम कश के उसूल, ऑप्शन दाल ठोस उसूल। तो साथियों सवाल नंबर 13 जो है बहुत ही अहम सवाल है कि मुंदरजा झेल कौन बुनियादी सतह पर, किसकी सतह पर, बुनियादी सतह पर दरसी किताब, ठीक है, दरसी किताब क्लास वाली किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के उसूल जो है ना, ये टेक्नोलॉजी तो अभी मतलब कि वाज़ेह हुए, टेक्नोलॉजी अभी चलता फिरता नज़र आ रहा है, लेकिन पहले के दौर में क्या था, नहीं था। तो नहीं था तो मतलब दरसी किताब के उसूल में शामिल थोड़ी था। उन्हें कि दरसी किताब तैयार करने के लिए आदमी कहाँ से तैयार करते थे, नहीं करते थे ना, मतलब टेक्नोलॉजी के भरोसे तो नहीं थे। तो ऑप्शन अलिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पूछा गया कि मुंदरजा झेल कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं, तो ये टेक्नोलॉजी के उसूल जो है यही शामिल नहीं है। तो ऑप्शन अलिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी ... यानी कि नोम चोम्स्की जो है ये बहुत ही मतलब कि पेडागोजी के बहुत ही अहम मानिंदा और चुनिंदा इंसान है। ठीक है, तो नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, किसकी भाई, नकल की, इक्तिसाब की, तर्जमा की, तब्दीली की। तो दोस्तों इसका जवाब ज़रूर दें आप, जिन हजरात को आ रहा हो, आने तो आ रहा हो तो भी दे, नहीं आ रहा हो तो भी दे, क्योंकि इसे देने से क्या होता है कि अगर आप गलती करते हैं तो आप, कोई भी इंसान है ना, मतलब कि इंसान गलती करता है तो ज़्यादा सीखता है, क्योंकि उसे पूरी ज़िंदगी याद रहती है कि हमने ये गलती की थी, दोबारा गलती हमसे ना हो। तो दोस्तों जल्दी ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें कि नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी क्या होती है, नकल की महारत या इक्तिसाब की या तर्जमा की, तब्दीली की। तो साथ ही सवाल नंबर 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत जो होती है वो इक्तिसाब की होती है। ठीक है, इक्तिसाब की, तो ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल उर्दू के पहला नावल निगार, मुंदरजा झेल उर्दू के पहला नावल निगार कौन है। बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही ख़ास सवाल। अगर आप उर्दू से हैं, उर्दू लैंग्वेज चुने हैं, तो आपके लिए बहुत ही अहम सवाल हो सकता है कि उर्दू के पहला नावल निगार कौन है। सुहेल अजीम आबादी, गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन दाल अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल भी है और बहुत ही अहम सवाल है, अगर जिन हज़रात को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों उर्दू का पहला नावल निगार जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है। कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद है, उर्दू का पहला नावल निगार है। तो ऑप्शन जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल उर्दू की पहली मसनवी, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, निशानदेही करें। ये उर्दू की पहली मसनवी, ठीक है, पहली मसनवी उर्दू की ये कौन सी है, निशानदेही करें। ऑप्शन अलिफ कदम राव पदम राव, ऑप्शन बा चिराग गदेर, ऑप्शन जीम आखिरी कदम, ऑप्शन दाल इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 भी बहुत ही अहम सवाल है कि उर्दू की पहली मसनवी अगर पूछ दे, ये सब अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, तो इसे आप बहुत ही आसान बना लें, इतना याद कर लें कि आसान हो जाए। तो उर्दू की पहली मसनवी जो है वो कदम राव पदम राव है। ठीक है, उर्दू की पहली मसनवी
कदम राव, पदम राव। तो ऑप्शन अलिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 हो गया। सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि शायर हजरात अशआर में जो मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि शायर हजरात जो है अशआर में, ठीक है, शेर व शायरी में, नज़्म निगारी में, गज़ल वगैरह में जो मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं। कुन्नियत, खिताब, लक़ब, तखल्लुस। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ख़ास सवाल है और ये ग्रामर से है, बहुत ही आसान सवाल है। ग्रामर से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सवाल है जो आप हजरात को पता होना चाहिए कि शायर हजरात जो हैं जो अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं आखिर में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें कि कफन में जितना मर्जी अत्र लगा लो रज़ा, कब्र तभी महकेगी जब आमाल अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस तरह के जो आते हैं रज़ा करके, तो ये मुख्तसर नाम है, ठीक है। रज़ा जो लगाया गया ये मुख्तसर नाम है, मुख्तसर नाम है, तो इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये शायर हजरात जो है ये जो मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं तखल्लुस। किससे कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। तो ऑप्शन दाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। चलिए सवाल नंबर 18 को देख लें। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल उर्दू का पहला नावल कौन सा है। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, उर्दू का पहला नावल, ठीक है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है। और ऊपर में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों कि उर्दू के पहले नावल निगार ना, उर्दू के पहले नावल निगार जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद हो गया, ठीक है। उर्दू का पहला नावल ये डिप्टी नज़ीर अहमद हो गया। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उर्दू का पहला नावल कौन सी है, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ये पहले नावल निगार है, लेकिन पहला नावल पूछा जा रहा है कि पहला नावल कौन सा है। मुरातुल उरूस, कदम राव, पदम राव, आशियाना, खून का दरिया। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का जो है कि उर्दू का जो पहला नावल निगार जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद हो गया आपके, है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद, है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद हो गए। और इनका डिप्टी नज़ीर अहमद पहला हो गए और पहला नावल जो है वो हो जाएगा कौन सा, मुरातुल उरूस। क्या है, मुरातुल उरूस, ठीक है, मुरातुल उरूस हो जाएगा। ये दोनों पहले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। चलिए सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल वाव की कितनी किस्में हैं। वाव की जो है कितनी किस्में आते हैं। ऑप्शन अलिफ 5, 2, 3, 6। तो साथियों बहुत ही आसान सवाल है, ग्रामर से क्वेश्चन है कि वाव की कितनी किस्में हैं। तो वाव की मात्र 3 किस्में हैं, वाव की 3 किस्में हैं दोस्तों, ठीक है। वाव की 3 किस्में हैं, कौन कौन सी। वाव मारूफा जिसे खींचकर पढ़ा जाए, जैसे वाव मारूफा जैसे कि मारूफ आवाज़ में पढ़ी जाए, जैसे नूर, सूर, खून, है ना, तूर वगैरह वगैरह। और दूसरी किस्म जो है वाव मजहूला, वाव मजहूला जैसे शोर, हराम खोर, है ना, और फिर क्या कहते हैं उसको, शोर हो गया, चोर हो गया, मोर हो गया, ये क्या है, वाव मजहूला हो गया। और तीसरी किस्म जो है वाव मादूला, तीसरी किस्म कहते हैं वाव मादूला, यानी कि तीसरी किस्म जो है वाव मादूला उसको कहते हैं जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे कि आप देखे होंगे कि ख्वाजा में ख्वाजा लिखा होता है, ख्वाहिश में ख्वाहिश लिखी होती है ना, और ख्वाब में ख्वाब जो बोलते हैं कि हमने ख्वाब देखा है, तो ख्वाब पढ़ते हैं लेकिन लिखा क्या रहता है, ख्वाब। तो ऑप्शन जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का, क्योंकि वाव की 3 किस्में हैं। चलिए सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश कब हुई, वाज़ह करें। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है बहुत ही अहम इंसान है दोस्तों, बहुत ही अहम तरीन दोस्तों। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान के आज़ाद होने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, इनका हाथ भी रहा है और कलम भी रहा है, ठीक है, और इनकी ज़बान भी रही है। यानी कि ये तहरीरी और तकरीरी दोनों में इन्होंने अंग्रेज़ों को पछाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी थी लोग, ठीक है। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ये गांधी जी के साथ रहे और उनके साथ लड़े अपने मुल्क के लिए। ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ये यूपी के हैं, यूपी से बिलोंग करते थे। और ये अपने तहरीरी यानी कि लिख कर भी और कलमी और फिर क्या कहते हैं वाज करके, बयान करके, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में जाकर बयान करके ये अंग्रेज़ों के भगाने में, उन पर तनकीद करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। तो दोस्तों इनकी क्या कहते हैं, इनकी पैदाइश कब हुई थी, ठीक है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी ये हम जानेंगे। यूपी में हुई थी, ठीक है, यूपी में हुई थी, उत्तर प्रदेश में इतना पता है। लेकिन कब हुई थी, 1868 ईस्वी,
1878, 1877, 1831। तो साथियों सवाल नंबर 20 जो है बहुत ही अहम सवाल है, ठीक है, बहुत ही अहम सवाल है। आप इसका ज़रूर जवाब दें, इसका आप ज़रूर जवाब दें, ये आप ही पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश कब हुई वाज़ेह करें। चैप्टर के लिए, ऐसे ही क्लास के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। जिन हज़रात को उर्दू से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम देने हो तो ज़रूर उन्हें तक शेयर कर दें, ताकि वो भी इस चैप्टर से, इन क्लासों से मुस्तफ़ीज़ हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं सवालों को। सवाल नंबर तो है नहीं, सवाल इसमें पूछा गया कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, ठीक है। माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, माना के लिहाज से नहीं, जो माने बताते हो, ठीक है, मीनिंग के हिसाब से। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 2 किस्म, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 5 किस्में। तो हजरात इस सवाल का जवाब अगर आपको किसी को आ रहा हो, जिन दोस्तों को, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, ठीक है। कि माना के लिहाज से जो है, माना के लिहाज से यानी कि जो वो लफ्ज़ जो माना बताते हो, यानी कि वो इसमें लफ्ज़ नहीं, वो इसमें जो माना बताते हो, तो उस हिसाब से उसकी कितनी किस्में हैं, ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों माना के लिहाज से जो है इसमें की माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं, ठीक है। माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं कि इसमें मारफा, और हम आपको लिख देते हैं इसमें मारफा, और एक दूसरा जो है इसमें नकरा। ये दोनों भाई हैं। माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। तो चलिए आगे देख लें अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि मंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में आते हैं, ठीक है। ये मौजू जो है ये किसकी किस्मों में से आते हैं, यानी कि एक कोई किस्म होगा, उसी के किस्मों में से ये मौजू भी शामिल है। जैसे अभी हम ऊपर में पढ़ें कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो माना के लिहाज से इसमें की 2 ही किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो अगर पूछ दिया जाए कि इसमें नकरा जो है वो किसकी किस्मों में से आते हैं, तो हम ज़रूर आप बता देंगे कि इसमें नकरा जो है, या किसी के बारे में पूछ दे कि इसमें मारफा या इसमें नकरा किसके इसमें में से आते हैं, किसकी किस्मों में से, तो ये माना के लिहाज से इसमें की किस्मों में से आते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी पूछा गया कि मुंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में से आते हैं। ऑप्शन 1 जामिद की किस्म में, ऑप्शन 2 फ़ेल की, ऑप्शन 3 लफ्ज़ की, ऑप्शन 4 इसमें की। तो साथियों ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें। अगर जिन हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो, ज़रूर आप मेरे बताने से पहले कमेंट में बता दें, ताकि आप कभी मतलब रिवाइज़ होते रहे और आप कभी ये ग्रामर जो है, कवायद जो है, उसका दौरा होते रहे, ठीक है। उर्दू में कवायद कहते हैं और अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं, है ना। तो चलिए ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। और इस सवाल जो है दोस्तों ग्रामर से हर एग्ज़ाम में हमने देखा है कि हर एग्ज़ामात में ग्रामर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, और वो घुमा फिरा करके मतलब कि माइंड थोड़ा सा वो अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप सवाल का जवाब दें कि मुंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में से आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मुंदरजा झेल जो मौजू जो है ये लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं दोस्तों, ठीक। ये लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये लफ्ज़ की किस्में जो है, लफ्ज़ की मात्र 3 किस्में हैं, लफ्ज़ की नहीं 2 किस्में हैं लफ्ज़ की, मौजू और मुहम्मल। मौजू जो है उसको कहेंगे जिसका कोई माना हो, मतलब हो, जैसे पानी वगैरह और किताब वगैरह, दरिया वगैरह, पहाड़ वगैरह, जिसका कोई माना हो उसको मौजू का लफ्ज़ कहेंगे, लफ्ज़ मौजू कहेंगे। और जिसका कोई माना ना निकलता हो, जैसे इंसान बोल ही देता है कि पानी वानी लाओ, तो पानी तो समझ में आता है कि पानी वाटर को कहते हैं, जल को कहते हैं, लेकिन ये वाणी जो होता है इसका कोई माना नहीं निकलता। जैसे भी बोल देते हैं किताब वोताब लाओ, पढ़ो लिखो, ठीक है, पढ़ो ओढ़ो, यार ऐसे बोलते हैं ना, पढ़ो ओढ़ो, तो पढ़ो तो समझ में आता है कि पढ़ने के लिए कह रहा है, लेकिन ओढ़ो मतलब क्या होता है, और फिर किताब वोताब तो उताब क्या होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौजू जो है लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि वाव की कितनी किस्में हैं, वाज़ेह करें। ये वाव जो है इसकी कितनी किस्में हैं, यानी कि इसकी कितनी किस्में आते हैं, वाज़ेह करें, बता दें। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 2 किस्में, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 5 किस्में।
तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें कि वाव की कितनी किस्में आते हैं। तो साथियों ये जो वाव की किस्में जो है, अगर आप जो हज़ार बता चुके हैं बता दें, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों कि इसका एक ऑप्शन छूट गया, ठीक है, कि वाव की कितनी किस्में, तो वाव की 3 किस्में हैं दोस्तों, ठीक है। वाव की जो है 3 किस्में हैं। ये टाइपिस्ट जो है तो उनसे थोड़ी सी ख़ता हो गई है, बहरहाल होती है। तो वाव की दोस्तों, वाव की 3 किस्में हैं, ठीक है। वाव मारूफ़ा, मैं आपको बताता चलूँ, वाव मारूफ़ा और वाव मजहूला और वाव मादूला। वाव मारूफ़ा उस वाव को कहते हैं जो वाव खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, ठीक है, खून, फिर हूर, है ना, और फिर बहुत सारी नूर चीज़ है, नूर हो गया, शूर हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये वाव मारूफ़ा हो गया। और वाव मजहूला जो वाव खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे शोर, खोर, है ना, इसी तरह करके शोर, मोर, तो ये क्या है, वह वाव मजहूला हो गया। और वाव मादूला, वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा ना जाता है, जैसे ख्वाजा, ख्वाहिश, दरख्वास्त, है ना, ख्वाब वगैरह वगैरह। तो ये वाव के 3 किस्में हैं दोस्तों, तो इनमें ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया कि मुंदरजा झेल अलम बरदार का माना क्या होगा, मुंतखब करें। ये अलम बरदार जो है इसका माना क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, कि अलम बरदार का माना क्या होगा। ऑप्शन 1 झंडा उठाने वाला, ऑप्शन 2 इंतज़ामिया कमेटी यानी कि इंतज़ाम करने वाला, ऑप्शन 3 दुनिया चलाने वाला यानी कि खुदा, ऑप्शन 4 मकतब चलाने वाला। तो ज़रूर साथियों इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है यहाँ तक कि हम समझते हैं। और उन हजरात के लिए तो आसान ही है जो हजरात सीटेट वगैरह निकालना चाह रहे हैं, सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और या स्टेट तो एग्ज़ाम हो चुका, अब सीटेट आने वाली है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों ज़रूर उन हजरात के लिए तो आसान ही होगा कि अलम बरदार का मतलब क्या होता है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, हम इंतज़ार करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम कमेंट में बताएं कि अलम बरदार का माना क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि मुंदरजा झेल आलम बरदार जो है दोस्तों, आलम मतलब होता है झंडा। क्या होता है आलम मतलब, आलम मतलब होता है जो दोस्तों ये झंडा होता है, ठीक है। आलम मतलब झंडा, और बरदार मतलब होता है दोस्तों, इस बरदार जो है उठाने वाला। क्या है बरदार मतलब उठाने वाला, बरदार मतलब होता है उठाने वाला, तो झंडा उठाने वाला, ठीक है। यानी कि झंडा जो लश्कर में जो झंडा लेकर चलते हैं या फौज में जो झंडा उठाए चलते हैं आगे आगे, उसी को हम अलम बरदार कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का, क्योंकि अलम बरदार मतलब झंडा उठाने वाला, झंडा लेकर चलने वाला। चले आगे, आगे अगला सवाल, अगला सवाल है दोस्तों कि दर्ज झेल साबका किसे कहते हैं। दर्ज झेल साबका जो है किसे कहते हैं, वाज़ह करें। ऑप्शन 1 आखिर में आने वाले को, ऑप्शन 2 दरमियानी लफ्ज़ को, ऑप्शन 3 शुरू में आने वाले को, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो साथियों इनमें सभी तो नहीं होगा, ठीक है, कोई एक ही होगा, क्योंकि साबका है दोस्तों। साबका किसे कहते हैं, और जिन हजरात को पता भी होगा, कुछ हजरात को कि जो उर्दू ग्रामर से पढ़े होंगे, उर्दू ग्रामर जानते होंगे या उसकी तैयारी कुछ किए होंगे, ठीक है, कि साबका जो है ये कहते किसे हैं, आखिर में आने वाले शब्द को यानी कि आखिर में आने वाले लफ्ज़ को कहते हैं, या ऑप्शन 2 जो है दरमियान में जो लफ्ज़ आते हैं दरमियानी लफ्ज़ उसे कहते हैं, या ऑप्शन 3 जो है कि शुरू में जो लफ्ज़ आता है उसे कहते हैं। ज़रूर आप बताएं, अगर आप जिन हजरात को आ रहा हो तो ज़रूर प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि इस सवाल का कौन सा जवाब दुरुस्त होगा, और इस सवाल का जो जवाब दुरुस्त होगा और उसकी एक मिसाल भी बता दें, कमेंट में बता दें कि इसकी मिसाल क्या होगी साबका की, जल्दी फटाफट बताएं। तो साथियों दर्ज झेल साबका किसे कहते हैं, तो साबका इन तीनों से ही चुनना है, ठीक है। तो साबका दोस्तों शुरू में आने वाले को कहते हैं, ये जो शुरू में आने वाला है इसी को साबका कहते हैं, शुरू में आने वाले को साबका कहते हैं। जैसे कि बदतमीज़, ठीक है, बदतमीज़ ये क्या है, साबका है, ठीक है। बदतमीज़ मतलब साबका हो गया, और फिर क्या कहते हैं बदतमीज़ हो गया, बावकार, बावकार,
बा वकार जो है ये भी साबका है। ये जो शुरू में बा आया है और फिर ये बद जो है ये साबका है। तो साबका मिसाल ये हो गया ये दोनों। और ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल, इस सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। ये लगता है ये तो रिपीट है क्वेश्चन। बनावट के एतबार से इसमें की 2 ही किस्में हैं, ये तो हो ही चुका है बहरहाल। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल लजीज को इसमें तफजील में तब्दील करें। ये लजीज जो है इसको इसमें तफजील में, यानी कि इसमें तफजील में जो है इसको तब्दील कर दें, बदल दें। ठीक है, कन्वर्ट कर दें लजीज को। ये जो लजीज है लजीज को इसमें तफजील में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ऑप्शन 1 माजी मुतलक, ये क्या है, नहीं ये तो ऑप्शन गलत है, ये माजी की किस्में आ गई हैं सब। ठीक है, ये तो गलत है। बहरहाल हम लजीज को, हम अगर क्वेश्चन आगे आ जाए कि लजीज को इसमें तफजील में तब्दील करें, तो दोस्तों लजीज को इसमें तब्दील में मतलब कि तब्दील करने के लिए तर लगा देते हैं। ठीक है, तर हम लगा देंगे तो लजीज तर हो जाएगा। तर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लजीज तर, जैसे लिख देते हैं। ये इसमें तब्दील है दोस्तों। अगर कहीं भी मिले इस तरह करके लजीज से लजीज तर मिल गया तो ये इसमें तब्दील आ गया। और फिर इसी तरह हम कह सकते हैं काश्तकार। ठीक है, काश्त मतलब खेती करने वाला, काश्त हो गया खेती, और कार जो है कार मतलब हो गया खेती करने वाला, काश्तकार हो गया। ये इसमें तब्दील है दोस्तों। ठीक है, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें तब्दील में शामिल हैं। तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन तर लगा देने पर इसमें तब्दील बन जाता है। ठीक है, लेकिन हर जगह तर काम नहीं आता, बल्कि कहीं कहीं तर आता है, जैसे लजीज तर, फिर खुश तर, बेहतर, बेह से बेह मतलब अच्छा, तर मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, तो बेहतर हो गया। और फिर ले लें कि काश्तकार। ठीक है, काश्त ये खेती होगी और कार मतलब करने वाला, तो खेती करने वाला काश्तकार हो गया, है ना। और इसी तरह करके कलाकार, कला एक हो गया हुनर, कलाकार, मैं आपको लिख देता हूँ कलाकार। ठीक है, कलाकार, तो ये कला एक हुनर हो गया दोस्तों। ये कला जो है ये हुनर हो गया, और कार जो है ये कला हुनर हो गया। ठीक है, कला जो है हुनर हो गया, और क्या कहते हैं कार जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें तब्दील हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा इस सवाल का जो भी जवाब मुकम्मल हो गया कि लजीज को इसमें तब्दील बनाने के लिए तर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन है नहीं लजीज तर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि फ़ेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है। फ़ेल माजी एहतमाली का ये दूसरा नाम क्या है, मुंतखब करें। ऑप्शन 1 माजी मुतलक, ऑप्शन 2 माजी इस्तिमरारी, ऑप्शन 3 माजी नातमाम, ऑप्शन 4 माजी शक्किया। तो दोस्तों इस सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है ये सवाल, तो ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें कि माजी एहतमाली जो है ये फ़ेल माजी की किस्में हैं, फ़ेल माजी एहतमाली। तो ये फ़ेल माजी एहतमाली जो है इसका दूसरा नाम क्या है, एक दूसरा नाम भी है। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए और पूछ दिया जाए कि फ़ेल माजी एहतमाली को क्या कहते हैं, तो आप ज़रूर फंस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माजी एहतमाली का और माजी नातमाम का, यानी कि माजी इस्तिमरारी का दो नाम है। ठीक है, तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है, उसे हम माजी एहतमाली को किस नाम से और पुकारते हैं। ठीक है, क्या माजी मुतलक कह के पुकारते हैं, या माजी इस्तिमरारी, या माजी नातमाम, या माजी शक्किया। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों ये माजी मुतलक तो है नहीं, माजी मुतलक एक ही है। ठीक है, माजी मुतलक वो ज़माना जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना बताए उसे फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं, फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। और माजी इस्तिमरारी, तो माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, माजी नातमाम। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी कट गया। और माजी नातमाम तो यही इसी का दूसरा नाम है, दोनों एक ही हैं, तो ये हो नहीं सकता, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, माजी शक्किया, तो माजी शक्किया ही फ़ेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का। ठीक है, कि फ़ेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम
माजी शक्किया कहते हैं, जिसमें शक पाया गया हो, यानी कि माजी शक्किया इसको उस ज़माने को कहते हैं कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने में शक पाया जाए कि शायद उसने किया होगा, है ना, शायद हम तैयारी किए होंगे, शायद ऐसे एग्ज़ामात में ऐसे सवालात आए होंगे, इस तरह करके ये माजी शक्किया बताता है। ठीक है, या माजी शक्किया कह लें या माजी एहतमाली कह लें। और माजी नातमाम है दोस्तों, इसकी भी तारीफ़ बता दें कि माजी नातमाम जो है या माजी नातमाम कह लें या माजी इस्तिमरारी कह लें, तो इसकी तारीफ़ ये है, इसका डिफिनेशन ये है कि वो ज़माना, गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना लगातार पाया जाए, मुसलसल पाया जाए। ठीक है, यानी कि वो करता था, वो आता था, वो खेलता था, लेकिन अब कब तक खेलता था ये पता नहीं चल रहा है, वो खेलता था। ठीक है, अब खेलते ही खेलते पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसी तरह ये फ़ेल माजी नातमाम की तारीफ़ हो जाएगी और माजी शक्किया इसका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि जाहिद ने शमीम को मारा। जाहिद ने शमीम को मारा, इस जुमले में शमीम क्या है, वाज़ेह करें। ये शमीम जो है इस जुमला में, ठीक है। दोस्तों जुमला कैसे बनते हैं, ठीक है, एक जुमला अगर पूछ दिया जाए कि एक जुमला कैसे बनते हैं, तो एक जुमला फेल और इसमें से मिलकर एक जुमला बनते हैं, या तो इसमें से मिलकर जुमला बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फेल और इसमें से मिलकर जुमला बनाया गया है कि जाहिद ने शमीम को मारा। तो दोस्तों इस जुमले में शमीम के बारे में पूछा रहा है कि शमीम क्या है। ऑप्शन 1 फेल है, ऑप्शन 2 फ़ाइल है, ऑप्शन 3 मफ़ऊल है, ऑप्शन 4 ज़र्फ़ है। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवालात करते हैं, अक्सर करते हैं। ठीक है, बहुत अक्सर जगहों पर, है ना, इस सवाल का जवाब ऐसे सवालात देखे जाते हैं। तो साथियों जाहिद ने शमीम को मारा, इस सवाल का जवाब ये है कि इस जुमले में शमीम क्या है। तो दोस्तों जाहिद जो है ये फ़ाइल हो जाएगा। जाहिद क्या हो जाएगा, जाहिद फ़ाइल हो जाएगा। और मारना क्या हो जाएगा, ये मारना जो है ये मारना फ़ेल हो जाएगा। इसको हम फ़ेल कह लेंगे, क्योंकि मारना, खेलना, कूदना, पीटना, है ना, ये क्या है, फ़ेल है, काम है, तो हम फ़ेल कह लेंगे। लेकिन शमीम जो है ये इस पर फ़ेल वाक़े हो रहा है, जिस पर फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल कहते हैं, यानी कि जिस पर फ़ेल का फ़ाइल का फ़ेल, यानी कि काम करने वाले का काम जो है असर ज़ाहिर हो, जिस पर असर करे उसको मफ़ऊल कहेंगे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि शमीम जो है ना, क्या है, शमीम जो है क्या है, इसमें मफ़ऊल है। ठीक है, यानी कि इस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो रहा है, तो ये मफ़ऊल बनता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों कि मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। ये फ़ाइल जो है मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब कर देंगे कि मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 यानी कि फ़ाइल का डिफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, कि फ़ाइल आखिर में होता क्या है। ऑप्शन 1 जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, ऑप्शन 2 जिस पर फ़ेल वाक़े हो, ऑप्शन 3 जिसके ज़रिए काम निकले, ऑप्शन 4 जिससे फ़ेल सरजद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि फ़ाइल किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, अभी हम ऊपर बता चुके हैं फ़ाइल के बारे में, मफ़ऊल के बारे में और फ़ेल के बारे में। ऑप्शन 1 जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, ऑप्शन 2 जिस पर फ़ाइल वाक़े हो, फ़ेल वाक़े हो, सॉरी, ऑप्शन 3 जिसके ज़रिए काम निकले, ऑप्शन 4 जिससे फ़ेल सरजद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें दोस्तों कि मंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं, क्या वो जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, या जिस पर फ़ेल वाक़े हो, या जिसके ज़रिए काम निकले, या जिससे फ़ेल सरजद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें और कमेंट में बताएं, ठीक है। और अगर ये क्लास जो है हेल्पफुल लग रहा है, बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर आप कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दें, ठीक है। और जो हजरात तब तक बने हैं और सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्या जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइल किसे कहते हैं। तो फ़ाइल दोस्तों देखिए, जिसके ज़रिए फ़ाइल बने ये तो हो नहीं सकता, जिसके ज़रिए से फ़ाइल बनता है ये कहते नहीं है। ऑप्शन 2 जो है जिस पर फ़ाइल वाक़े हो, तो अभी मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े होने के, जिस पर काम का असर पड़े उसे क्या कहते हैं, मफ़ऊल कहते हैं। तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन 3 जो है कि जिसके ज़रिए काम निकले, दोस्तों इस पे हम गौर करेंगे, ठीक है, कि जिसके ज़रिए काम निकले और जिससे फ़ेल सरजद हो, ये दोनों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ़ाइल के बारे में बता रहा है, यानी कि फ़ाइल का डिफिनेशन बता रहा है। तो दोस्तों इसमें इस झंझट में नहीं पड़ना है और इस मतलब के क्या कहते हैं
इस धोखे में नहीं पड़ना है कि जिसके ज़रिए काम निकले उसे फ़ाइल नहीं कहते दोस्तों। जिससे फेल सर्जद हो, जिससे काम सर्जद हो उसे हम फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। इस धोखे में ना रहेंगे कि जिसके ज़रिए काम निकले। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जिसके ज़रिए काम निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, इसमें आला, ठीक है। आप हजरात को पता होगा या याद आता होगा कि इसमें आला उसको कहते हैं जिसके ज़रिए से कोई काम निकलता हो। तो इसी तरह के धोखे में ना पड़ना है, ठीक है। यानी कि एग्ज़ामात में दोस्तों सीटेट बीएड या और भी एग्ज़ामात जो होते हैं स्टेट वगैरह, तो उसमें ज़रूर इसमें पूछा जाता है। इसी तरह करके क्वेश्चन बनाता है वो, मतलब कि जो इम्तहान लेने वाले होते हैं एग्जामिनर, वो इस तरह करके क्वेश्चन बनाते हैं कि ताकि कैंडिडेट जो है वो फंस जाए, धोखे में आ जाए, धोखे का जाल बिछाते हैं इस तरह करके कि जिसके ज़रिए काम निकले। तो दोस्तों काम निकलने, जिसके ज़रिए काम निकले, अब हम ले सकते हैं कि किसी इंसान के ज़रिए काम निकले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसके ज़रिए काम निकले उसे हम इसमें आला कहते हैं। जैसे दस्तगीर क्या है, हाथ से पकड़ने वाले को चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दस्तगीर कहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, और फिर कह लें चम्मच हो गया। चम्मच क्या हो गया, इससे हम काम निकालते हैं किसी पतली सी चीज़ों को खाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो इसमें आला हो जाएगा। और इसी तरह ठंडी से बचने के लिए अपने हाथों में दस्ताना पहनते हैं, तो क्या होगा, ये दस्ताना जो है इसमें आला हो जाएगा, क्योंकि जिसके ज़रिए से काम निकले उसे हम इसमें आला कहते हैं। और इसी तरह एक मिसाल ये भी है, सबसे बड़ी मिसाल दलील के कलम लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हाथ से लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे, किसी ना किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कलम की। तो कलम क्या है, ये इसमें आला है, ठीक है। कलम के ज़रिए हम लिख रहे हैं तो क्या है, इसमें आला है। लेकिन जिससे फेल सर्जद हो, यानी कि हम कहते हैं ना अपने बातों में, रोज़मर्रा के बातों में, इस तरह के अपने हम कलाम में, गुफ्तगू में बातें करते हैं कि ये काम तुम ही ने सर्जद किया होगा, ठीक है, ये तुम्ही से ये काम सर्जद हुआ होगा, यानी कि यहाँ से कुछ चीज़ें हटाकर कहीं और रख दिए हो, या ये चीज़ें तूने चोरी की होगी, ये काम तुम्ही से सर्जद हुई है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों, काश के वो आता ये कौन सा फेल है। काश के वो आता ये कौन सा फेल है। ऑप्शन 1 फेले अम्र, ऑप्शन 2 फेले हाल, ऑप्शन 3 फेले माजी, ऑप्शन 4 फेले मुस्तकबिल। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें कि काश के वो आता ये कौन सा फेल है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, काश के वो आता ये कौन सा फेल है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ये हमको लगता है कि 5-6 क्लास के बच्चे जो हैं ज़रूर जवाब दे देंगे, या उससे भी पहले के बच्चे, यानी कि 4 क्लास। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, काश के वो आता ये जो है ये फेले माजी की मिसाल है ना। काश के वो आता मतलब ये फेले माजी की मिसाल है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल तो है नहीं, लेकिन इस सवाल का, ठीक है। काश के वो आता यानी कि फेले माजी में, और वे फेले माजी में किसका, एहतमाली का, यानी कि कह लें माजी शक्किया, क्या है, सॉरी माजी शक्किया का मिसाल है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। ऑप्शन 1 अकबर स्कूल जाता था, ऑप्शन 2 फातिमा घर गई, ऑप्शन 3 जावेद खेलेगा, ऑप्शन 4 अदनान पढ़ रहा है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दे, बहुत ही आसान सवाल है कि फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों फेले हाल को हम समझ लेंगे कि फेले हाल कहते किसको है। ये फेले हाल जो है ये कहते किसको है कि फेले हाल दोस्तों उस फेल को कहते हैं जो मौजूदा वक्त में किसी काम का करना या होना पता चले, करना या होना मालूम हो, जिससे है ना किसी काम का करना या होना मौजूदा दौर में, प्रेजेंट हाल में, यानी कि वर्तमान में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे क्या कहेंगे हम, फेले हाल कहेंगे। तो क्या है, अकबर स्कूल जाता था, तो ये जाता था ये किसका है, माजी इस्तिमरारी का है, यानी कि माजी नातवाम की मिसाल हो गई। ऑप्शन 2 जो है फातिमा घर गई, ये तो माजी मुतलक की मिसाल है, घर गई पता नहीं कब गई। और फिर तीसरा ऑप्शन जो है जावेद खेलेगा, अभी खेला नहीं है, यानी खेलेगा, ये टीम में चुना चुका है, खेलेगा, यानी कल भाई जावेद भी खेलेगा। तो ये क्या है, ये मुस्तकबिल हो जाएगा, फ्यूचर मतलब भविष्य काल, है ना। तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि अदनान पढ़ रहा है, इसमें क्या है, अदनान पढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का, कि ये अदनान पढ़ रहा है, ये फेले हाल की मिसाल है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल दरिया कौन सा लफ्ज़ है। ये दरिया जो है, लफ्ज़ दरिया, ये कौन सा लफ्ज़ है, मतलब दरिया जो है ये कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 लफ्ज़ पूछा है दोस्तों, ये इसम तो है ही, ये ऑलरेडी इसम है, ठीक है,
ये ऑलरेडी इसमें है ही, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा लफ्ज़ है, ठीक है, ये कौन सा लफ्ज़ है। तो कुन्नियत है, ऑप्शन 2 फेल है, ऑप्शन 3 मौजू है, ऑप्शन 4 इसमें आला है। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें फटाफट। और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, बेहतर लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो ज़रूर दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, और जो अब तक हजरात सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों दरिया जो है ये कौन सा लफ्ज़ है। तो दरिया दोस्तों ये कुन्नियत तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुन्नियत में क्या लगता है, अबू या इब्न, ठीक है, अबू इब्न बिन्त वगैरह लगते हैं। फेल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फेल से क्या होता है, जिसमें करना या होना, करना या होना पाया जाए। अच्छा, इसमें आला भी नहीं हो सकता। इसमें आला तो हम बता चुके हैं आपको कि इसमें आला जो किसी काम के निकालने के लिए, काम को करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़े उसे हम इसमें आला कहते हैं। तो इसमें आला क्या है, दरिया, इसमें आला नहीं है। तो क्या है, दरिया जो है मौजू है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दरिया जो है, दरिया से हम समझ रहे हैं कि दरिया मतलब वो जगह जहाँ पर पानी भरे हों, पानी की रवानगी चालू हो, ठीक है, पानी से लबालब हो, तो उसे हम दरिया कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चले इसमें की तरफ चलते हैं, इसके तरफ, ठीक है, कि दरिया जो है, यहाँ तो लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है। यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि दरिया जो है कौन सा इसम है, ठीक है, दरिया जो है ये कौन सा इसम है, तो बता देंगे। तो दोस्तों दरिया जो है बनावट के एतबार से नहीं, माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, जो ऊपर गुजर चुका कि माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, मारफा और नकरा। तो ये क्या है, दरिया जो है इससे हम क्या समझते हैं, नकरा है। दरिया कौन सा दरिया पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, कि दरिया तो दरिया नील भी है कि नहीं, दरिया फुरात भी है। तो क्या है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दरिया के बारे में बात हो रही है। तो ये दरिया जो है इसमें नकरा हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें से पूछा गया अगर, तो क्या हो जाएगा, दरिया इसमें नकरा हो जाएगा। और अगर लफ्ज़ से पूछा गया कि कौन सा लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ मौजू है, क्योंकि इससे हम समझ में आ रहा है। और मुहम्मल उसको कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, और मौजू उसको कहते हैं जिसका कोई माना हो। और इसमें नकरा जो है उसको कहते हैं, उस इसम को कहते हैं जिससे किसी जगह या किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से बखूबी तौर पर पता ना हो। जैसे दरिया तो पता चला, लेकिन कौन सी दरिया के बारे में नहीं मालूम। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल फ़ेले माजी की कितनी किस्में हैं। ये फ़ेले माजी जो तो इसमें इसकी कितनी किस्में हैं फ़ेले माजी की। ऑप्शन 1 7, 6, 4, 5। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ये फ़ेले माजी की कितनी किस्में, यानी कि फ़ेले माजी में जो है कितनी किस्में आती हैं फ़ेले माजी की, ठीक है, यानी कि फ़ेले माजी में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से मतलब क्या क्या आते हैं, ठीक है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ेले माजी जो है, फ़ेले माजी की 6 किस्में हैं। फ़ेले माजी की 6 किस्में हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और वो कौन कौन सी है, तो फ़ेले माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी जिसका नाम नातवाम भी है, और माजी एहतमाली जिसका दूसरा नाम माजी शक्किया भी है, और लास्ट छठा माजी तमन्नाई। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें कि माजी की 6 किस्में हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं, ठीक है, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से दोस्तों अलिफ़ की कितनी किस्में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं, वो बताएं। जल्दी ज़रूर इस सवाल का जवाब दें और देखें इस सवाल को कि अगर आप दे पा रहे हैं कि नहीं, कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं। ऊपर तो हम बता चुके कि वाव की मतलब कितनी किस्में हैं, तो वाव की 3 किस्में बताएं कि वाव मारूफ़ा, वाव मजहूला और वाव मादूला। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि अलिफ़ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 4 किस्में। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की मात्र 2 किस्में हैं। अलिफ़ की मात्र 2 किस्में हैं, और वो कौन सी, अलिफ़ ममदूदा, ठीक है, अलिफ़ हम कह लेंगे अलिफ़ ममदूदा, ठीक है, और अलिफ़ मकसूरा, अलिफ़ मकसूरा, ये क्या हो जाएगा, ये अलिफ़ की 2 किस्में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि लफ्ज़ ज़िंदान का असल माना क्या होगा। लफ्ज़ ज़िंदा जो है दोस्तों, ये इसका असल माना क्या होगा। बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि लफ्ज़ ज़िंदा जो है, ज़िंदा
इसका असल माना क्या होगा? ऑप्शन 1 मुसाफिर खाना, ऑप्शन 2 बावर्ची खाना, ऑप्शन 3 अजायब खाना, ऑप्शन 4 कैद खाना। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। बहुत ही आसान सवाल है, आसान नहीं, बहुत अहम और बहुत ही ख़ास सवाल है दोस्तों। कि ज़िंदा जो है ये इसका असल माना क्या होगा? क्या मुसाफिर खाना होगा, बावर्ची खाना, या अजायब खाना, या कैद खाना? तो दोस्तों ये ज़िंदा जो है ये ना मुसाफिर खाना होगा, ना बावर्ची खाना, ना अजायब घर। अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम, चिड़ियाघर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि कैद खाना को हम क्या कहते हैं? ज़िंदा कहते हैं। यह फ़ारसी लफ्ज़ है, ज़िंदा मतलब ये फ़ारसी लफ्ज़ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का जवाब, के लफ्ज़ ज़िंदा जो है इसका माना कैद खाना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल दोस्तों। इसमें पूछा गया कि तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोग काम कर रहे हो, ये कौन सा सेगा है? अच्छा, ये तुम लोग जो है ये कौन सा सेगा है कि तुम लोग काम कर रहे हो? उस सेगा पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन 1 जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन 2 जमा हाजिर, ऑप्शन 3 वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन 4 जमा गायब। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दे दोस्तों कि तुम लोग काम कर रहे हो ये कौन सा सेगा है? ज़रूर इस सवाल का जवाब दें फटाफट जल्दी। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सेगा जो है मात्र 6 हैं, 6 सेगे हैं। इस सवाल मतलब इसे आप जहन में रखेंगे कि सेगे कितने हैं? 6 सेगे हैं। ठीक है, चलिए सेगे कर देते हैं इसको। ठीक है, 6 सेगे हैं। तो दोस्तों ये तुम लोग काम कर रहे हो ये कौन सा सेगा है? तुम लोग काम कर रहे हो, तो ये सेगा जो है जमा मुतकल्लिम भी नहीं होगा, क्योंकि जमा मुतकल्लिम में हम लोग काम कर रहे होगा। ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम भी नहीं होगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है, और जमा गायब तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि जमा हाजिर है क्या? कि तुम लोग जमा हाजिर है कि तुम लोग काम कर रहे हो। अगर वाहिद हाजिर पूछता तो तुम काम कर रहे हो, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? निशानदेही करें। चलिए जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें दोस्तों, ये कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? क्या उम्मीद, आवाज़, नाखुन, शख्सियत? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अहम और पूछे गए सवाल ये सब हैं। ठीक है, ये सब सवाल इसी तरह के करके पूछे जाते हैं, डीएड हो, बीएड हो, या सीटेट स्टेट, है ना, इस तरह जितने हैं एग्ज़ाम दोस्तों पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि मैट्रिक इंटर ही से पूछे जाते हैं सब सवाल, मतलब ग्रामर से ही कुछ ना कुछ हल्का फुल्का। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दर्ज झैल लफ्ज़ से मुज़क्कर जो है कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो ये उम्मीद तो मुअन्नस है दोस्तों। ठीक है, मेरी उम्मीद, है ना, आपकी उम्मीद पर पानी फिर गई, ये भी नहीं। आवाज़ भी मुअन्नस है दोस्तों, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है या मेरी आवाज़ भद्दी है, मेरी आवाज़ पतली है, वगैरह वगैरह, तो ये क्या है? आवाज़ मुअन्नस है। शख्सियत, ये शख्सियत जो है दोस्तों ये क्या है? मुअन्नस है, कि आपकी शख्सियत अल्लामा क्या कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत अच्छी थी, अल्लामा इकबाल की शख्सियत अच्छी थी। तो ये है ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि मेरा नाखून बड़ा हो गया है, आपका नाखून बड़ा है, कटा लेंगे इस तरह करके, तो नाखून मुज़क्कर है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झैल शख्स की जमा क्या होगी? ये दोस्तों शख्स जो है, शख्स की जमा क्या होगी? शख्स जो है इसकी जमा क्या आती है, इसके प्लूरल शब्द क्या आएंगे? ऑप्शन 1 शख्सी, अशखास, ऑप्शन 3 शख्सें, ऑप्शन 4 शख्सियत। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि शख्स की जमा क्या होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दर्ज झैल शख्स की जमा दोस्तों शख्सी नहीं होगी। ठीक है, शख्सी मतलब किसी से निस्बती लगा रहा है। अशखास, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि अशखास ये शख्स की जमा है। ठीक है, शख्सें भी नहीं, शख्सें तो ये तो चलता फिरता ये हो नहीं सकता, ये मान्यता नहीं रहेगा। ठीक है, शख्सियत भी नहीं, शख्सियत इंसान के अंदरूनी के बारे में बात है कि उसकी शख्सियत यानी कि उसके हवालों असरात कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बताता है। तो ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 भी नहीं, बल्कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें, यानी कि हमको लगता है ये सवाल आखिरी है। अगला सवाल यानी कि आखिरी सवाल, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झैल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ का इंतखाब करें। मुंदरजा झैल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ का इंतखाब करें। ऑप्शन 1 बादशाह, अजमल, असद, उसैद। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें और बताएं कि दर्ज झैल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ कौन सा है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, मैं वेट करूँगा और देखूँगा कि किन हजरात का सवाल, मतलब किन हजरात का जवाब जो है बेहतर तरीके से आ रहा है।
तो दोस्तों सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि मंदरजा झील इसमें मुसग्गर लफ्ज़ कौन है। तो दोस्तों ना बादशाह है, ना अजमल है, ना असद है, ये उसैद जो है, ये उसैद जो है ये इसमें मुसग्गर लफ्ज़ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये इसमें मुसग्गर लफ्ज़ है कौन, उसैद। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतनी देर तक बने रहने के लिए। और जो हजरात अब तक ना सब्सक्राइब किए हो तो ज़रूर दोस्तों किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक कर दें और ज़रूर अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।